हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कॉमन लंग डिसऑर्डर का लेक्चर नंबर 2। लास्ट लेक्चर में हमने निमोनिया के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सीओपीडी के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम सीओपीडी की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि सीओपीडी का फुल फॉर्म होता है क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। ये एक प्रोग्रेसिव लंग डिसीज़ होती है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ती है, ये एकदम सडन नहीं होती है, प्रोग्रेसिव होती है। ठीक है, कंटिन्यूस धीरे धीरे होती है ये। फिर ये कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन। इसका मतलब होता है कि हमने लंग्स का स्ट्रक्चर देखा हुआ है, तो उसमें सबसे पहले ट्रैकिया होता है, फिर ब्रोंकाई होते हैं, फिर ब्रोंक्यूल्स होता है और एल्विलाई होता है। तो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में अगर इन्फ्लेमेशन आ जाता है तो उसका जो ल्यूमेन होता है वो नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से जो एयर है वो प्रॉपर्ली फ्लो नहीं कर पाती है लंग्स के अंदर। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन। इसका मतलब क्या होता है कि धीरे धीरे करके लंग्स के अंदर जो एयर फ्लो होती है उसका लिमिटेशन हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सीओपीडी। दैट इज़ यूजुअली नॉट फुली रिवर्सिबल। और जो भी ये प्रॉब्लम होती है ना परसिस्टेंट एयर फ्लो लिमिटेशन की, तो ये फुली रिवर्सिबल नहीं होती है। ठीक है, ये प्रॉपरली पूरी तरीके से ठीक नहीं होती है। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन सीओपीडी की। फिर इसमें प्राइमरली इंक्लूड्स, इसमें हम 2 पॉइंट्स इंक्लूड करते हैं। सबसे पहला होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और दूसरा होता है एम्फाइसमा। ठीक है, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या देख सकते हैं हम? क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई लीडिंग टू कफ और स्पूटम प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाता है। ठीक है, ब्रोंकाई में हमने देखा है लंग्स का डायग्राम, ब्रोंकाई में अगर क्रॉनिक तरीके से इन्फ्लेमेशन हो गया, स्वेलिंग आ गई, तो उससे क्या होता है, कफ प्रोड्यूस होने लगेगा लंग्स में और स्पूटम का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहली कंडीशन सीओपीडी की होती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। दूसरी कंडीशन क्या होती है, एम्फाइसिमा। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ एल्वेलाई कॉजिंग रिड्यूस्ड गैसियस एक्सचेंज एंड एयर ट्रैपिंग। इसमें क्या होता है कि एल्वेलाई जो होता है उसमें डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ठीक है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा या कोई भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो गैसियस एक्सचेंज है वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। और वहीं पर क्या होगा कि एल्वेलाई में जाके जो एयर है वो ट्रैप हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा, एयर जो है वो ब्लड में नहीं जा रही है। हमने देखा है कि एल्वेलाई से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो वहाँ से ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है। तो अगर ये एक्सचेंज नहीं होगा, वहाँ पर जो है डिस्ट्रक्शन आ गया है एल्वेलाई में उसकी वजह से, तो जो एयर रहेगी वो एल्वेलाई में ट्रैप हो जाएगी। ठीक है, 2 कंडीशंस हम देखेंगे। सबसे पहले क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन हो गया है, उसकी वजह से एयर ट्रैप हो रही है लंग्स में। ठीक है, प्रॉपर फ्लो नहीं हो पा रही है। और एम्फाइसिमा, जिसमें एल्वेलाई में डिस्ट्रक्शन आ गया, जिसकी वजह से एयर जो है वो एल्वेलाई में जाके ट्रैप हो गई है और गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो उस वजह से भी सीओपीडी की कंडीशन हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा है, ये लंग्स है, ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंकाई है, ये ब्रोंक्यूल्स हैं और फिर लास्ट में ये एल्वेलाई हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से लंग्स का डायग्राम होता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो इसमें क्या होता है, ये जो ब्रोंकाई होता है इसका जो ल्यूमेन होता है, यहाँ पर हम प्रॉपरली देख सकते हैं, जो ब्रोंकाई का ल्यूमेन होता है उसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है। यहाँ पर इन्फ्लेमेशन आ जाएगा तो एयर जो है वो प्रॉपरली फ्लो नहीं कर पाएगी, एयर जो है वो प्रॉपर्ली फ्लो नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। ठीक है, और फिर सीओपीडी हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम देखें कि यहाँ पर एल्वेलाई प्रेजेंट होती है, तो अगर एल्वेलाई में डिस्ट्रक्शन हो गया है किसी भी वजह से, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि प्रॉपर अमाउंट में गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो एयर है वो एल्वेलाई में ट्रैप होने लगेगी और उसकी वजह से सीओपीडी हो जाएगा। ठीक है, हम देख सकते हैं कि ये प्रॉपरली है लंग्स का डायग्राम। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये ब्रोंकाई है। तो ब्रोंकाई में यहाँ पर दिया हुआ है कि सीलिया प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये ब्रोंकाई का जो ल्यूमेन रहता है वो कम हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, सीओपीडी। ठीक है, यहाँ पर डायग्रामेटिक व्यू से समझाया हुआ है। ठीक है, प्रॉपरली। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं एम्फाइसिमा में क्या होता है कि यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो जाता है एल्वेलाई में। एम्फाइसिमा ज़्यादातर स्मोकिंग से भी होता है। जो लोग सिगरेट पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उनके साथ क्या होता है कि जो स्मोकिंग के जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, माइक्रो पार्टिकल्स, वो यहाँ पर एल्वेलाई में जम जाते हैं और एल्वेलाई का डिस्ट्रक्शन करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि प्रॉपरली गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता है। उस वजह से क्या होता है कि एल्वेलाई में डिस्ट्रक्शन, उसकी वजह से क्या होता है कि एल्वेलाई में डिस्ट्रक्शन आ जाता है और सीओपीडी की कंडीशन हम देख सकते हैं। तो एम्फाइसीमा की कंडीशन ये होती है जिसमें एल्वेलाई में डिस्ट्रक्शन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस की कंडीशन है और ये वाली एम्फाइसीमा की कंडीशन है। तो दोनों कंडीशन में सीओपीडी हमें देखने को मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ठीक है, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं जो हेल्दी ल्यूमेन होता है वो ऐसा होता है, ये इसको जो कहते हैं ना, ये ल्यूमेन होता है, इसको ल्यूमेन कहते हैं, ये अंदर की जो स्पेस होती है ना इसको। और क्या होता है कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के केस में क्या हो गया कि इसमें देखो इन्फ्लेमेशन आ गया है। ठीक है, इसमें पस भर गया है, इंक्रीज्ड म्यूकस, यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें म्यूकस भी इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि एयर फ्लो अच्छे से नहीं हो पाता, सीओपीडी हो जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम इसके कॉजेज़ देख लेते हैं कि ये क्यों होता है। सबसे पहले इसका जो मेन कॉज़ है वो है स्मोकिंग, द मोस्ट कॉमन कॉज़ वर्ल्ड वाइड। ठीक है,
ज़्यादातर मेन कॉज़ जो होता है स्मोकिंग होता है। फिर होता है नेक्स्ट एयर पॉल्यूशन, कि लॉन्ग टर्म एक्सपोज़र में हम डस्ट, फ्यूम्स या केमिकल्स जो है वो इन्हेल कर रहे हैं, उससे भी हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर्स से भी हो सकता है, जैसे अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे भी सीओपीडी हो सकता है। रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अगर लगातार रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो रहे हैं, लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है, उसकी वजह से भी क्या होता है कि ब्रोंकाई जो है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाएगा, उसका एल्विलाई में डिस्ट्रक्शन होने लगेगा, तो उस वजह से भी हो सकता है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर से भी हो सकता है, जैसे माइनिंग में काम करना, कंस्ट्रक्शन वर्क करना, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में काम करना। तो इसमें क्या होता है कि ऑक्यूपेशनली अगर इन जगहों पर काम करते हैं जो लोग, उनके साथ क्या होता है, जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं वो लंग्स में जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से लंग्स में प्रॉब्लम होने लगती है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है। तो ये सारे जो हो जाते हैं कॉजेज़। ठीक है, तो हम सिम्टम्स देख लेते हैं सीओपीडी के। नेक्स्ट है क्रॉनिक कफ स्पेशली इन मॉर्निंग। तो क्रॉनिक कफ देखने को मिलेगा, स्पेशली मॉर्निंग के टाइम पर कफ देखने को मिलेगा। ठीक है, स्पूटम प्रोडक्शन, थिक एंड वाइट येलो कलर का स्पूटम का प्रोडक्शन होने लगेगा। डिस्पीनिया की कंडीशन मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर वीजिंग साउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, वीजिंग जो होता है वो एक साउंड होता है जो थ्रोट में से आता है। ठीक है, चेस्ट में टाइटनेस देखने को मिलेगी। एडवांस्ड स्टेज मतलब अगर कॉम्प्लिकेशन हो गए तो साइनोसिस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया है लंग्स में एयर फ्लो का, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन भी अच्छे से प्रॉपरली पहुंच नहीं पा रही है ब्लड में। ठीक है, और गैसेस एक्सचेंज भी नहीं हो पा रहा है प्रॉपर। तो क्या होता है कि जो फिंगर टिप्स होती हैं और जो बॉडी होती है वो ब्लूइश कलर की हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर हम देख सकते हैं ब्लूइश फिंगर टिप्स देखने को मिलेंगे, ब्लूइश लिप्स देखने को मिलेंगे। ये किसकी वजह से होता है? हाइपॉक्सिया की कंडीशन की वजह से। हाइपॉक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन होने लगेगी बॉडी में। ठीक है, फिर वेट लॉस हो जाएगा, मसल वास्टिंग हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मसल्स भी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, तो मसल वास्टिंग हो जाएगा। ठीक है, कोर पल्मोनेल हो जाएगा, मतलब राइट हार्ट में फेलियर हो जाएगा ड्यू टू लंग डिसीज। लंग डिसीज के कारण राइट हार्ट में फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सारे सिम्टम्स कंप्लीट होते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं सीओपीडी की पैथोजेनेसिस क्या होती है। सीओपीडी डेवलप्स ड्यू टू क्रॉनिक एक्सपोजर टू नॉक्सीशियस पार्टिकल। नॉक्सीशियस पार्टिकल का मतलब क्या होता है कि जो सीओपीडी होती है वो कुछ ऐसे पार्टिकल्स जैसे डस्ट, फ्यूम्स, इन सब चीज़ों की वजह से होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली जो होता है सिगरेट में, सिगरेट पीने वालों से जो वो स्मोक निकलती है ना सिगरेट में से, उसकी वजह से होता है मोस्ट कॉमनली। ठीक है, लीडिंग टू इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से लंग्स में, ब्रोंकाई में, सब जगह ब्रोंक्यूल्स में इन्फ्लेमेशन होने लगता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल चेंजेस, और उस वजह से क्या होता है कि स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आएगा। इन्फ्लेमेशन होगा तो कोई भी चीज़ ऐसे बड़ी होती है ना, मोटी होती है, तो उसके स्ट्रक्चर में भी चेंज आने लगेगा। ठीक है, एयर फ्लो लिमिटेशन, और उसकी वजह से क्या होगा कि ल्यूमेन जो है वो नैरो हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और जिसकी वजह से एयर जो है प्रॉपर्ली पास नहीं हो पाएगी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है इसमें एक्सपोजर टू नॉक्सीशियस स्टिमुलाई। कोई भी नॉक्सीशियस स्टिमुलाई है उसको इनहेल किया गया, जैसे कि सिगरेट स्मोक। ठीक है, एयर पॉल्यूशन, जेनेटिक फैक्टर्स लाइक दिस। ठीक है, फिर रिपीटेड रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इन सब के कारण क्या हो रहा है, ये सारे कॉज हो गए। ठीक है, इसके कि इन वजह से ही इन्फ्लेमेशन हो रहा है लंग्स में। दीज स्टिमुलाई ट्रिगर्स क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इन द लंग्स। इसकी वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है लंग्स में। सेकेंड पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। क्या होता है कि बहुत सारे कॉजेज़ जब मिलते हैं तो लंग्स को अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो होता है। ठीक है, तो जो भी हम कॉजेज़ के थ्रू जो इरिटेंट्स को इन्हेल कर लेते हैं, जैसे ऐसे इरिटेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम इन्हेल कर देते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं एपिथेलियल सेल्स को और एल्वेलर मैक्रोफेजेस को, और इनकी वजह से क्या रिलीज़ होता है, साइटोकाइनिन। अगर एल्वेलर मैक्रोफेजेस और एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे तो साइटोकाइनिन रिलीज़ होगा, कीमोकाइंस रिलीज़ होंगे और प्रोटीएज रिलीज़ होंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि साइटोकाइनिन जो है वो अट्रैक्ट करते हैं न्यूट्रोफिल्स को और टी लिम्फोसाइट्स को। कीमोकाइंस जो हैं वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स को अट्रैक्ट करते हैं, और प्रोटीएज जो होते हैं वो डैमेज करते हैं एल्वेलर के वॉल्स को। तो ये सारे जो होते हैं ये हो गए इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। सबसे पहले हमने क्या देखा कि कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से लंग्स जो है वो डैमेज होता है, इफेक्ट होता है। फिर क्या होता है, वो इरिटेंट्स लंग्स तक पहुंचते हैं, कॉजेज़ में जो हमने पढ़े वो वहाँ पर जाके ये सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन होता है लंग्स में। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होता है, स्मॉल एयरवेज में हो जाते हैं और एल्वेलाई भी स्मॉल हो जाती है। मतलब जो स्मॉल एयरवेज कैसे कह सकते हैं हम, जो ब्रोंका है और ब्रोंक्यूल्स है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और एल्वेलाई में भी इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, तो गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट हो गया हमारा कंप्लीट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स का, कि ये कैसे हो। नेक्स्ट हम देखते हैं लंग वॉल्यूम्स पढ़ लेते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ा है, नीट में भी पढ़ा है, ये एक बार और हम देख लेते हैं। जैसे कि टाइडल वॉल्यूम होती है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम होती है। ठीक है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होती है, वाइटल कैपेसिटी और लंग कैपेसिटी। तो यहाँ से हम इजीली सारी जो वॉल्यूम्स हैं वो देख सकते हैं और कैपेसिटी देख सकते हैं। ठीक है, तो कितनी होती है, जैसे टाइडल वॉल्यूम जो होती है वो 500 ml होती है,
IRV 3000 ml होती है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है 3000 ml, ठीक है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होती है 1100 ml, रेसिडुअल वॉल्यूम होती है 1200 ml, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो होती है वो होती है 3500 ml, फिर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होती है 2300 ml, वाइटल कैपेसिटी होती है 4500 to 5000 ml, और टोटल लंग कैपेसिटी होती है 6000 ml, ठीक है। यहाँ पर हम इनके फंक्शंस भी देख सकते हैं, जैसे कि टाइडल वॉल्यूम जो होती है वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड इन नॉर्मल क्वाइट ब्रीथ, मतलब नॉर्मली जो हम ब्रीदिंग करते हैं उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पिरेशन, मतलब नॉर्मल इंस्पिरेशन हमने किया उसके बाद हम एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब उसके बाद हम कितनी एयर अंदर जो है इनहेल कर सकते हैं उसको हम कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब पहले तो हमने इनहेलेशन किया फिर उसके बाद हम और कितनी एयर इनहेल कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एयर, ठीक है, उसी को कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन हमने कर दिया और फिर उसके बाद हम कितना एक्सपिरेशन एक्स्ट्रा कर पा रहे हैं उसको हम कहते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। फिर रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ मैक्सिमल एक्सपिरेशन, मतलब हमने बहुत फोर्सफुली एक्सपिरेशन किया, ठीक है, सांस जो है वो बाहर निकाली, उसके बाद भी जो रिमेनिंग जो एयर है लंग्स में बच गई उसको हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। तो इजीली ये 4 तो हमें समझ में आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम कैपेसिटीज़ देख लेते हैं। कैपेसिटीज़ में क्या होता है कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, मतलब नॉर्मली हमने एक्सपिरेशन किया, ठीक है, और उसके बाद मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम इनहेल कर सकते हैं उसको कहते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी किसको कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपिरेशन, मतलब ऐसी वॉल्यूम ऑफ एयर जो लंग्स के अंदर रह जाती है नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद, ठीक है। फिर वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सहेल्ड आफ्टर अ मैक्सिमल इंस्पिरेशन, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर जो हम एक्सहेल कर सकते हैं जब हम मैक्सिमल इंस्पिरेशन करते हैं, मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम जो हम एक्सहेल कर सकते हैं मैक्सिमम इंस्पिरेशन के बाद, पहले तो हमने मैक्सिमम इंस्पिरेशन किया और फिर मैक्सिमम एक्सपिरेशन जो करेंगे, तो जो मैक्सिमम एक्सपिरेशन की वॉल्यूम रहेगी, एक्सपिरेशन की वॉल्यूम, ठीक है, उसको हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर लंग आफ्टर अ मैक्सिमल इंस्पिरेशन करने के बाद फिर उसके बाद जो भी टोटल वॉल्यूम होती है लंग की उसे हम कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। तो ये होती है 6000 ml, ओके। फिर स्ट्रक्चरल चेंजेस देख लेते हैं। एयरवेज रिमोल्डिंग, स्ट्रक्चरल चेंज कैसे हो रहा है, अभी सबसे पहले हमने क्या देखा, कॉजेज़ हुए, ठीक है, इनहेल कर लिया कुछ गड़बड़ चीज़ें, फिर उसके बाद इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स हो गया। अभी क्या हो रहा है कि स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। तो एयरवे रिमोल्डिंग मतलब गॉबलेट सेल्स जो है उनमें हाइपरप्लेसिया हो जाएगा, जो ब्रोंकाई है ब्रोंकियल से इनमें जो गॉबलेट सेल्स जो होती हैं वो म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं, तो अगर उनका हाइपरप्लेसिया हो गया, वो ज़्यादा अमाउंट में जो अपना प्रोडक्शन करने लगेंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और फाइब्रोसिस ऑफ स्मॉल एयरवेज, जो छोटे छोटे एयरवेज हैं उनमें फाइब्रोसिस हो जाएगा और वो नैरो हो जाएंगे एयरवेज जहाँ से एयर पास होती है। स्मॉल मसल हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, स्मॉल मसल्स जो होते हैं उनकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, और एयरवे कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, एयरवे जो है वो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा उसका, मतलब अच्छे तरीके से लंग्स में जो एयर है उसका मूवमेंट नहीं हो पाएगा, सिंपल लैंग्वेज में यही है। फिर एल्वियोलर डिस्ट्रक्शन, यहाँ पर क्या हो रहा है, एयरवे रिमोल्डिंग किसकी वजह से हो रहा है, ब्रोंका और ब्रोंक्यूल्स के कारण, और एल्वियोलर में एम्फाइसीमा जो हो रहा है वो एल्वियोलर में डिस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है। इसमें क्या होता है, प्रोटीएस एंजाइम्स जो होते हैं फ्रॉम न्यूट्रोफिल्स में से जो रिलीज होते हैं ये डिस्ट्रॉय करते हैं एल्विलाई की वॉल्स को। लॉस ऑफ एल्वियोलर सरफेस जो होता है वो लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज है वो इम्पेयर्ड हो जाता है, सही ढंग से गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पाता है, और उसकी वजह से क्या होता है, डिक्रीज इलास्टिक रिकॉइल, एयर ट्रैपिंग और हाइपर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और फिर क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज प्रॉपर नहीं होगा तो एयर जो है वो लंग्स के अंदर ट्रैप होकर रह जाएगी, तो ये थर्ड पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है वैस्कुलर चेंजेस कैसे होगा कि अभी गैसियस एक्सचेंज नहीं हो रहा तो ब्लड वेसल्स में प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी, तो हाइपोक्सिया की कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि हमने देखा है कि लंग्स में जो एल्विलाई होता है वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में ट्रांसफर हो जाती है, और ब्लड की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस से लंग्स में आ जाती है और लंग्स से बाहर चली जाती है, एक्सहेल हो जाती है, तो ये प्रोसेस अच्छे से नहीं होगी, तो बॉडी में हाइपोक्सिया की कंडीशन आ जाएगी, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं हो रही है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि पल्मोनरी आर्टरी में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन हमें देखने को मिल जाएगा।
फिर लीड्स टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब अगर पल्मोनरी आर्टरी में क्या हो रहा है कि प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, तो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, हाइपरटेंशन होने लगेगा, जिसकी वजह से हार्ट में स्ट्रेन आएगा और हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो सकती है। इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो है पैथोफिजियोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस। एयर फ्लो में लिमिटेशन आ जाएगा। जैसा कि हमने चार्ट में देखा है, हमने सारा चार्ट देखा था वाइटल कैपेसिटी से लेकर जो वॉल्यूम्स थे लंग्स के, तो उसके अकॉर्डिंग ये चलता है। जैसे कि एयर फ्लो लिमिटेशन कैसे होगा, स्मॉल एयरवेज का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, लॉस ऑफ इलास्टिक रिकॉइल हो जाएगा, और एक्सहेलिंग जो होगी वो डिफ़िकल्टी होने लगेगी एक्सहेलिंग में, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो स्मॉल एयरवेज हैं उनका ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है और एयर जो है वो लंग के अंदर ही ट्रैप हो गई, ना बाहर जा रही है ना अंदर जा रही है, क्योंकि वो लंग्स की जो जगह है ना जहाँ से एयर पास इधर से उधर ट्रांसफ़र होती है, तो वो नैरो हो गई है वो स्पेस, और तो अंदर ही एयर ट्रैप हो गई है, ना अंदर जा रही है ना बाहर जा रही है एयर, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलास्टिक रिकॉइल हो जाएगा और डिफ़िकल्टी एक्सहेलिंग, जैसे इन्हेलेशन में प्रॉब्लम हो रही है वैसे एक्सहेलेशन में भी होने लगेगी। मेजर्ड एज, इसमें हम फोर्स वाइटल कैपेसिटी मेजर करते हैं, वो लेस देन हो जाती है 0.7 हो जाएगी ऑन स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री से हम चेक करते हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। फिर एयर ट्रैपिंग एंड हाइपर इन्फ्लेशन, इसमें क्या होगा, रेसिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी और डायफ्राम फ्लैटेंस, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग हो जाएगी। अगर एयर ट्रैपिंग मतलब अंदर एयर भरती जा रही है तो रेसिडुअल वॉल्यूम, जो बची कुची वॉल्यूम रहती है उसको रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, लंग्स के अंदर जो बच जाती है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा कि डायफ्राम जो है वो फ्लैटन हो जाएगा, लंग्स जो है वो फूल जाएगा और इनइफेक्टिव ब्रीदिंग देखने को हमें मिलेगी। हमने दो वॉल्यूम देखी थी, एक तो होती है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है हम देख सकते हैं यहाँ पर, ये है वाइटल कैपेसिटी। इसमें क्या आता है, IRV मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और ERV। और यहाँ पर हमने दूसरा देखा है रेसिडुअल वॉल्यूम। ये क्या होती है कि जो एक्सपिरेशन, मैक्सिमम एक्सपिरेशन के बाद जो वॉल्यूम रिमेन रह जाती है, तो वही है ये, ठीक है। तो ये रेसिडुअल वॉल्यूम जो है ये बढ़ जाएगी। इसमें थर्ड पॉइंट है गैसियस एक्सचेंज एंड एबनॉर्मेलिटीज़, वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच हाइपोक्सीमिया। अब वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन मिसमैच का मतलब होता है कि लंग्स में जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी है और ब्लड में जो कैपेसिटी है उसमें मिसमैच हो जाएगा और हाइपोक्सीमिया की कंडीशन आ जाएगी। फिर CO2 रिटेंशन इन सीवियर डिसीज़ हाइपरकैप्निया। CO2 रिटेंशन होने लगेगा, मतलब CO2 है वो बॉडी में इकट्ठा होने लगेगा, क्योंकि बॉडी में कंटिन्यूसली माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है और CO2 बढ़ता जा रहा है, और वो क्या हो रहा है कि एक्सचेंज ही नहीं हो पा रहा है एल्वेलाई से, तो वो बॉडी में CO2 का कंसनट्रेशन बढ़ जाएगा, उसका एक्यूमुलेशन होने लगेगा CO2 का, और उसकी वजह से क्या होगा, हाइपर कैप्निया की कंडीशन देखने को मिलेगी। फिर क्रॉनिक हाइपोक्सिया भी हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन, कोर पल्मोनेल राइट साइडेड हार्ट फेलियर, अगर प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, पल्मोनरी में हाइपरटेंशन हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। पॉलीसिथेमिया, RBCs प्रोडक्शन ड्यू टू लो ऑक्सीजन। लो ऑक्सीजन बॉडी में हाइपोक्सिया की कंडीशन की वजह से बॉडी को लगेगा कि RBCs नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा RBCs बनाने लगेगी, क्योंकि RBCs जो है वो ऑक्सीजन कैरी करती है, तो RBCs का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और पॉलीसिथेमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। फिर मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म देख लेते हैं। इसमें आता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। सिगरेट स्मोक करने से क्या होता है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ ROS मिलता है, ठीक है। डैमेज लंग टिश्यू, जिसकी वजह से लंग्स का जो टिश्यू होता है वो डैमेज हो जाता है। इनएक्टिवेट्स एंटी प्रोटीएस, जो एंटी प्रोटीएस को इनएक्टिव करता है, ठीक है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, सिगरेट स्मोक से ही होता है। प्रोटीएस एंटी प्रोटीएस इम्बैलेंस में क्या होता है, एक्सेसिव प्रोटीएस बनने लगता है, डेफिशिएंसी हो जाती है एंटी प्रोटीएस की, जिसकी वजह से एल्विलर वॉल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि प्रोटीएस जो है वो एल्विलर वॉल को का डिस्ट्रक्शन करता है, मतलब उसको हार्म करता है प्रोटीएस एंजाइम। और अगर एंटी प्रोटीएस डेफिशिएंट हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी, और प्रोटीएस का अमाउंट बढ़ जाएगा तो एल्विलर वॉल का डिस्ट्रक्शन होने लगेगा। फिर थर्ड पॉइंट है सेल डेथ एंड रिपेयर इम्बैलेंस, एपोप्टोसिस ऑफ एपिथेलियल एंड एंडोथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स और एंडोथेलियल सेल्स का एपोप्टोसिस होने लगेगा, डेथ होने लगेगी उन सेल्स की। इम्पेयर टिश्यू रिपेयर, एम्फाइसीमेटस चेंजेस, ये सारी चीज़ें होने लगेगी, मतलब टिश्यूज़ जो हैं वो प्रॉपर अमाउंट में रिपेयर नहीं होने लगेंगे, सेल्स की डेथ होने लगेगी। रिपेयर जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, अच्छे से रिपेयरमेंट नहीं होगा बॉडी में लंग्स का। यहाँ पर हम एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं। जैसे कि नॉक्सिशियस पार्टिकल्स होते हैं, जैसे स्मोक और पॉल्यूशन अगर इनहेल कर लेते हैं तो क्रॉनिक एयरवे में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जो भी माइक्रोफेजेस हैं, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। क्रॉनिक एयरवे इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब
जो ब्रोंका है, ब्रोंक्यूल्स हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म की वजह से मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफाइल्स और लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट हो जाते हैं। इनकी वजह से क्या होता है, ये मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफाइल्स और लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करने लगते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि प्रोटीएस, एंटी प्रोटीएस इम्बैलेंस हो जाता है, प्रोटीएस का अमाउंट बढ़ जाता है, एंटी प्रोटीएस का अमाउंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से एल्वियोलाई की जो वॉल होती है उसमें डिस्ट्रक्शन होने लगता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनने लगता है। एल्वियोलर वॉल का डिस्ट्रक्शन होएगा, स्मॉल एयरवेज फाइब्रोसिस होने लगेगी। ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स, उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगेगा तो वो नैरो हो जाएंगे, उसकी वजह से एयर जो है वो ट्रैप होने लगेगी, गैशियस एक्सचेंज नहीं होएगा, फिर एयर फ्लो का लिमिटेशन हो जाएगा। और क्योंकि जो भी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स हैं वो नैरो हो जाएंगे, उसकी वजह से जो एयर का फ्लो है अच्छे से नहीं हो पाएगा लंग्स में, और एयर जो है वो लंग के अंदर ट्रैप होने लगेगी, जिसको हम कहते हैं एयर फ्लो लिमिटेशन। और फिर हाइपर इन्फ्लेशन होने लगेगा, इम्पेयर्ड गैशियस एक्सचेंज, क्योंकि एल्वियोलाई में भी डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो गैशियस एक्सचेंज भी अच्छे से नहीं होगा, तो हाइपोक्सीमिया की कंडीशन आ जाएगी। पल्मोनरी में हाइपरटेंशन होने लगेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और कोर पल्मोनेल हो सकता है, मतलब हार्ट फेलियर हो सकता है। तो ये हो गई सारी इसकी फ्लो चार्ट पैथोफिजियोलॉजी का। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़ का हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं। ये है हेल्दी एल्वियोलाई और ये है सीओपीडी में जो एल्वियोलाई हो जाती है वो ऐसी दिखती है। फिर डायग्नोसिस देख लेते हैं इसका। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री देख सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं लंग्स का। रिस्क फैक्टर, क्रॉनिक कफ, स्पूटम, ये सब एग्जामिन कर सकते हैं। क्रॉनिक कफ निकल रहा है, स्पूटम आ रहा है तो उसका एग्जामिन कर सकते हैं। पल्मोनरी फंक्शन, स्पायरोमेट्री, ठीक है, इसमें हम FVC का रेशियो देख सकते हैं, मतलब जो फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, 0.7 से भी कम हो जाएगी। और FEV सीवियरिटी ग्रेडिंग जो रहेगी वो ऐसे रहेगी कि अगर 80% से ज़्यादा है तो माइल्ड है, ठीक है, और मॉडरेट रहेगी 50 to 79% तक, 30 to 49 सीवियर हो जाएगी, और लेस देन 30 हो गई है तो वेरी सीवियर हो जाएगी। ये है फोर्स्ड एक्सपिरेटरी वॉल्यूम की कंडीशन। फिर चेस्ट एक्सरे कर सकते, सिटी स्कैन कर सकते, हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स, फ्लैटन डायफ्राम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में हम देख सकते हैं कि एक्सरे में ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। हाइपर इन्फ्लेटेड लंग्स देखने को मिल सकता है, फ्लैटन डायफ्राम देखने को मिल सकता है, क्योंकि लंग्स में जो है ये ट्रैप हो गई है तो लंग जो है वो फूलता चला जाएगा, उसकी वजह से डायफ्राम जो है वो फ्लैटन हो जाएगा। आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड में जो गैस है वो कम हो जाएगी, ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाएगा। स्पायरोमेट्री भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसका लेबोरेटरी टेस्ट कर सकते हैं, रूल आउट अल्फ़ा। लेबोरेटरी टेस्ट में हम अल्फ़ा-1 एंटीट्रिप्सिन देख सकते हैं, अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो लंग्स में प्रॉब्लम है। कॉम्प्लिकेशंस देख सकते हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, मतलब कॉम्प्लिकेशंस कैसे कि अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया सही तरीके से तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे निमोनिया, ब्रोंकाइटिस की कंडीशन आ सकती है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से हार्ट फेलियर भी हो सकता है। कोर पल्मोनेल का मतलब होता है हार्ट फेलियर, राइट एट्रियम का फेलियर को कहते हैं कोर पल्मोनेल। फिर एक्यूट एक्जर्वेशन रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन की भी ज़रूरत हो सकती है, और रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। ट्रीटमेंट देखते हैं, लाइफस्टाइल मेजर्स कर सकते हैं, स्मोकिंग जो है उसको अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं, वैक्सीनेशन कर सकते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकोकल वैक्सीन लगा सकते हैं जिसकी वजह से इन्फेक्शंस ना हो लंग्स में। पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन मतलब एक्सरसाइज इंप्रूव लंग फंक्शन, मतलब लंग फंक्शन के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्टेमिना अच्छा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उससे क्या होगा कि लंग्स जो हैं वो हेल्दी रहेंगे। मेडिकेशंस देख लेते हैं, ब्रोंकोडायलेटर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि साबा, सामा, ये सारे लॉन्ग एक्टिंग जो होते हैं, लाबा, लामा होते हैं, ठीक है। ये सारे ब्रोंकोडायलेटर्स, मतलब जो ब्रोंका है वो नैरो हो गया है उनको ये डायलेट करते, वाइडन करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ले सकते हैं, जैसे कि ICS, जिससे कि फ्रीक्वेंट एक्सर्वेशन ना हो, मतलब बार बार लंग्स में प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी ले सकते हैं, लाबा लामा साथ में लाबा ICS ले सकते हैं, ठीक है। फिर म्यूकोलाइटिक्स ले सकते हैं, ये स्पूटम विस्कोसिटी को रिड्यूस करता है। ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं पेशेंट को। सर्जिकल ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे लंग वॉल्यूम रिडक्शन सर्जरी फॉर सीवियर एम्फाइसीमा, उनका ट्रांसप्लांटेशन भी कर सकते हैं। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं स्मोकिंग। फिर यूज़ मास्क इन पॉल्यूटेड एरियाज़ और ऑक्यूपेशनल सेटिंग्स, अगर ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स की वजह से हो रहा है तो मास्क का यूज़ कर सकते हैं जिसमें इन्हेलेशन ना हो पॉल्यूटेंट्स और केमिकल्स का। प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अगर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कारण हो रहा है तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसमें म्यूकस और स्पूटम के कारण इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ना जनरेट हो, ये सारी चीज़ों के कारण जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है लंग्स में या ट्रैप हो रही है वो ना हो। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।